हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है और आज फ्रेंड्स हम करेंगे व्याकरण का चैप्टर 4 जो कि संधि का है। और फ्रेंड्स, आप जैसा कि जानते ही हैं कि हम हिंदी की व्याकरण कर रहे हैं जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो या वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और संधि तो हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो संधि है तो उसमें संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मेल या मिलाप। किसी के दो शब्दों के मिलने से जो शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। ये दो तत्वों या घटकों के बीच भी हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किन्हीं कारणों से वे तत्व बिल्कुल पास पास भी आ चुके हैं और पास पास ना रहे, ऐसा भी कोई विकल्प नहीं है। व्याकरण में संधि शब्द का बिल्कुल अर्थ यही होता है कि शब्द रचना और पद रचना में ऐसी स्थिति सदैव आती है जब दो शब्द या शब्द शब्दांश बिल्कुल पास आते हैं। अब जैसे देखिए, ये समास रचना में भी संधि आती है, लेकिन ज़्यादातर संधि जो होती है उसमें दो शब्द मिलकर आपस में जो बनते हैं वही होते हैं। समास रचना में उपसर्ग में, प्रत्यय में, रचना में या रूप रचना में बिल्कुल पास आते हैं और वे मिलकर एक क्या बनाते हैं? एक स्वतंत्र भाषिक इकाई जैसे शब्द या पद बनाते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, समास रचना को ले लेते हैं। एक हिमालय, हिमालय में जैसे दो शब्द मिले हुए हैं, हिम जमा में आलय। ये देखिए, हिम जमा में आलय, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है हिमालय। इस संधि छेद किसका हुआ? हिमालय का। इनको अलग अलग किया तो इनका संधि विच्छेद हुआ और इनको आपस में जोड़ दिया तो ये संधि हो गई। ओके फ्रेंड्स, यही है संधि। अब आगे देख लेते हैं। हिम के अंतिम अंश जो होते हैं वो क्या होते हैं? ह्रस्व अ, और आल्य के आरंभिक अंश दीर्घ आ, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? आ, दीर्घ बन जाता है। तो हिम आलय, हिमालय है तो ये आ है, और जो लास्ट का हिम का अ होता है उसमें दोनों को मिलाए तब भी वो दीर्घ आ हुआ। ओके फ्रेंड्स, जैसे देखिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हिम है, हिम में जो म है उसमें आ जो छिपा होता है। हर एक जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें आ छिपा होता है। अगर उसमें आ नहीं होगा तो उसके नीचे हमें हलंत लगाना पड़ता है हर व्यंजन के नीचे। लेकिन अगर उसमें हलंत नहीं है तो उसमें आ जुड़ा हुआ है, तो आ म का हो गया। और जो ये आगे आल्य है, आल्य में जो है वो आ हो गया पूरा, तो आ ए और आ जमा होके क्या बन गए? ये तब भी आ ही बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हिमालय। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये होती संधि दीर्घ आ मिलकर आ बन गया। चाहे वो ह्रस्व आ हो चाहे वो दीर्घ आ हो, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आ। अब इस तरह लड़कपन देख लीजिए। लड़कपन में क्या है? लड़का, उसमें जो का है, ये देखिए का, उसमें का आ रहा है, आ बड़ा है, और पन में जो पा है वो प है। मतलब दोनों मिलके क्या बनेंगे? फिर भी आ बनेंगे। प में जो है वो अ छुपा है और लड़का में आ छुपा है, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? आ बन गए। ओके फ्रेंड, लड़कपन। ह्रस्व संधि नियम से दीर्घ आ को ह्रस्व किया गया था, या बहु में संधि नियम से दीर्घ ऊ को ह्रस्व किया गया है। इसमें ऐसा होता है, कई बार हम इसको दीर्घ कर देते हैं और कई बार इसको हम ह्रस्व भी बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो शब्द के अनुसार होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें जो ये वर्ड दिए गए हैं आप इनको पढ़ लेना। सत्कर्म, सज्जन, गिरीश इत्यादि, दुर्जन, इन वर्ड को कैसे संधि की गई है आप ये चेक कर लेना। ओके फ्रेंड्स, सारा बताऊंगी तो वीडियो में नहीं आ पाएगा एक में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है संधि के बारे में आपको उम्मीद है पता चल ही गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में जो है ये महेंद्र है,
उच्छ्वास है, उद्धरण है और देवेंद्र है। इसमें एक को देख लेते हैं, महेंद्र। महेंद्र में जो है वो बड़ी ई दिया है और प्लस क्या है, ई। तो ई और ई मिलके क्या बन गया, बड़ी ई ही बनेगा। ओके फ्रेंड्स, बड़ी की मात्रा बन गई इसमें और महेंद्र पूरा वर्ड बन चुका है। अब आगे देख लेते हैं, जो पास पास आई ध्वनियों को इसमें क्या किया गया है। इन उदाहरणों में निम्नलिखित स्थितियाँ दिखाई पड़ी है। पहले घटक की अंतिम ध्वनि को पूर्व ध्वनि और बाद वाले घटक की आरंभिक ध्वनि को पर ध्वनि का संकेतित किया गया है। मतलब कि पहले जो घटक है उसका अंतिम वर्ड, यानी कि ये महेंद्र में ई, और जो दूसरा है, दूसरे का पहला घटक क्या है, ई। तो इन दोनों को मिला के क्या किया है, संधि की गई है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे देखिए, पहले में क्या होता है, ना तो पूर्व ध्वनि में परिवर्तन ना पर ध्वनि में परिवर्तन। जैसे कि सत और कर्म। सत्कर्म में क्या किया गया है, इसमें हलन दिया गया है तो इसका क्या बन गया है, त आधा लिख दिया गया है और ये पूरा पूरा ऐसे आ गया है। या हम इसको हलंत लगा के नीचे लिख सकते हैं, त के नीचे हलंत लगाया है तब भी ये पूरा का पूरा वर्ड ऐसे लिखा गया, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ओके फ्रेंड्स, किंतु यहाँ दोनों घटक एक ही शिरो रेखा के नीचे है, त और आधा ता लिपि के नियमों के अनुसार हुआ है। मतलब कि सत्कर्म या तो हम आधा ता लिख के कर दें या हम इसमें हलंत लगा दें, दोनों वर्ड एक ही माने जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्थिति क्या होगी, पूर्व ध्वनि में परिवर्तन किंतु पर ध्वनि में नहीं। मतलब जो पहली ध्वनि है उसमें तो अंतर होगा लेकिन पर ध्वनि में नहीं होगा। जैसे कि सत और जन। सत में जो है त को हटा के ज बना दिया गया है और जन को ऐसा का ऐसा ही लिख दिया गया है। तो मतलब कि पहले वाला जो सत है, ये देखिए ये सत, इसको तो हमने त को हटा के ज लिख दिया और जो जन है उसको ऐसा कैसा लिख दिया। मतलब कि पहले वाली ध्वनि को तो हमने चेंज किया और दूसरे वाली ध्वनि को हमने चेंज नहीं किया। ये वाले सारे उदाहरण जो है वो इसी के हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरी स्थिति क्या बनती है। तीसरी स्थिति में जो है पूर्व ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं आता लेकिन बाद वाली ध्वनि पर ध्वनि में जो है वो अंतर आता है। जैसे कि देखिए, महेंद्र में ही को ऐसा का ऐसा ही लिखा है और इसमें जो ई है उसको चेंज किया गया, उसको हटा दिया गया है और द लिख दिया गया, द्र। ओके फ्रेंड्स, ये है। और चौथी स्थिति क्या होगी, चौथी स्थिति है जब पूर्व ध्वनि और पर ध्वनि दोनों में परिवर्तन हो। जैसे कि उत और श्वास, इसमें त को हटा के क्या कर दिया गया, च, और इस स को हटा के क्या कर दिया गया, छ। तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, इसका आधा चा हो गया क्योंकि ये त के नीचे हलंत था, उसको हटा के ये च बन गया और जो श्वास है श का क्या बन गया, छ। तो ये इसमें दोनों में डिफरेंस किया गया है, दोनों में ही परिवर्तन हुआ है। तो ये चार स्थिति है। नेक्स्ट देख लेते हैं और इनके आगे के वर्ड आप पढ़ लेना। संधि युक्त समस्त पद या समस्त शब्द को फिर से संधि पूर्व अवस्था में पहुंचाना संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे कि हिमालय जमा में आलय। जैसे संधि युक्त समस्त पद, पूरा संधि कौन सा है, हिमालय, और इसको जो है फिर से संधि पूर्व अवस्था में लाना, इसको क्या कहा गया, संधि विच्छेद। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको अलग अलग लिखना संधि विच्छेद होता है और एक साथ मिला के लिखना संधि होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। संधि और संधि नियमों में चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। संस्कृत शब्दों के हैं ये, जो ऊपर के दिए गए सारे उदाहरण हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि तद्भव शब्दों में संधि नहीं होती। हिंदी की प्रवृत्ति संयोगात्मक नहीं वियोगात्मक है, फिर भी संधि की प्रक्रिया मिलती है। इसी दृष्टि से हिंदी में संस्कृत के संधि नियमों का प्रभाव दिन पर दिन घटता जा रहा है और यही कारण है संधि नियम के अनुसार प्रयुक्त ना कर अलग अलग शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि राम जमा में अभिलाषा को रामाभिलाषा कर दिया गया है, ना कहकर क्या करा है, राम अभिलाषा। रामाभिलाषा ना कहकर क्या कहा है, राम अभिलाषा। इसको साथ में मिला दिया गया है डैश करके। और देवी जमा में इच्छा को क्या लिखा गया, देवी इच्छा, डैश लगा के। तो इनको संधि इस तरह से मिलाया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब इसी प्रकार विदेशी आगत शब्दों में संधि नियम लागू नहीं होते। जैसे कांग्रेस जमा में अध्यक्ष को कांग्रेसाध्यक्ष, टिकट जमा में आलय को टिकटालय नहीं लिखा जाएगा।
और अन्य कुछ शब्दों के साथ भी यही है, राम जमा में आश्रय को रामाश्रय लिखा जाएगा, ना कि रामाश्रय। तो कुछ वर्ड में जो है ये संधि नहीं मानी जाती, कुछ शब्दों के साथ भी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब फिर भी हिंदी के अपने संधि नियम को विकसित हो गए हैं, जैसे कि महाप्राणीकरण और अल्प प्राणीकरण। ये आप ध्यान से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्राणीकरण जो है, शब्द के अंत में अल्प प्राण ध्वनि के आगे यदि ह ध्वनि हो, मतलब कि अल्प प्राण क्या होता है, जो कि हम देर से जल्दी से बोलते हैं। अगर अल्प प्राण आ रहा है ध्वनि, तो उसमें ह ध्वनि हो तो क्या करेंगे हम, अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण हो जाएगी। अगर अल्प प्राण ध्वनि के आगे ह ध्वनि आई है तो क्या होगा, अल्प प्राण का महाप्राण हो जाएगा। जैसे कि जब जमा में ही, तो जब ही मतलब भी पे बड़ी की मात्रा लग गई। ऐसे कब जमा में ही, मतलब कि इसमें ह आया है तो ये बड़ी मात्रा हो गई है, यानी कि महाप्राण हो गया है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या इसका जो नियम है संधि का। अल्प प्राणीकरण में क्या होगा, कभी कभी पहले शब्द की अंतिम महाप्राण ध्वनि का अल्प प्राणीकरण हो जाता है। मतलब कि जैसे पहले शब्द दिया गया, उसका अंतिम जो महाप्राण है ध्वनि का, वो अल्प प्राण हो जाएगा। जैसे ताख पर, तो ख का क्या बन गया, ख जो है वो महाप्राण है और क जो है वो अल्प प्राण है। तो ताख का की जगह ताक लिख दिया गया है, ये देखिए, ख की जगह क आ गया है, तो ये ख का क बन गया, यानी कि अल्प प्राण हो गया है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपके। अब नेक्स्ट देखते हैं लोप। कभी कभी दो हिंदी शब्दों की संधि में किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है, जैसे कि वहाँ पर जमा में ही वहीं, यहाँ जमा में ही यहीं, वह जमा में ही वहीं। तो ये शब्द आप अच्छे से देख लीजिए, नेक्स्ट बता देती हूँ मैं आपको। अब आगम, कभी कभी दो स्वरों के बीच में य का आगम हो जाता है, जैसे कि कवि जमा में ओ की जगह क्या आ जाएगा, यो, कवियो। ऐसे रोटी यो की जगह रोटी यो। ओके फ्रेंड्स, अब चौथा इसका नियम क्या है, ह्रस्वीकरण। समासिक पदों में पूर्व पद का दीर्घ स्वर प्राह्स्व हो जाता है। मतलब पूर्व पद का जो दीर्घ स्वर है उसका क्या हो जाएगा, ह्रस्व। तो देख लेते हैं, मध्य स्वर का ह्रस्वीकरण, आम जमा में चूर, अमचूर। मतलब कि आ का इसमें क्या बन गया, अ, ह्रस्व बन गया। ओके फ्रेंड, दीर्घ का मतलब आ का अ बन गया, ह्रस्व बन गया, मतलब दीर्घ का ह्रस्व बन गया। ऐसे सारे वर्ड आप चेक कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं अनंत्य स्वर का ह्रस्वीकरण। अब ज़्यादा अगर हमें मतलब जिसे कहते हैं हम प्लूरल इंग्लिश में, और बहुवचन बनाना, बहु जमा में ए लगा के हम इसको बहुए कर देंगे तो ये बहुत सारी बहु हो जाएंगी। इसी तरह से आप बाकी के वर्ड देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं सादृश्यीकरण, मतलब जो दो भिन्न ध्वनियाँ एक रूप हो जाती है, जैसे पोत जमा में दार, पोददार, त का जो है वो द बन गया। नेक्स्ट देखते हैं स्वर परिवर्तन, जिसमें कि स्वर को परिवर्तित कर दिया जाता है। पानी जमा में घाट, तो क्या बन गया, पन घट। पानी को क्या बना दिया, पन, और घाट को घट बना दिया। ओके फ्रेंड्स, ऐसे पनडुब्बी हो गया, सो पनडुब्बी। घोड़ा जमा में डोब, दौड़ को क्या बना दिया, घुड़दौड़। इस तरह से स्वर का परिवर्तन हो गया। संस्कृत के शब्दों में 3 प्रकार की संधि होती है, ये नोट कर लेना। कितने प्रकार की होती है संस्कृत में, 3 प्रकार की। एक तो होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। इनको अच्छे से याद कर लेना फ्रेंड्स, ये पूछी जाती हैं। स्वर संधि हो गई है, आपको मैं फिर से बताना चाहूँगी, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम है, CTET, UGC नेट, UPSC, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है हिंदी के, ये सभी में पूछी जाती है। जहाँ एक स्वर का दूसरे स्वर के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। मतलब कि एक स्वर का दूसरे स्वर के मेल होने पर, दोनों स्वर मिले तो स्वर संधि होगा। जैसे आप देखिए, दीर्घ गुण वृद्धि यण संधि उपभेद। संधि स्वर संधि के क्या भेद है इसके, एक तो दीर्घ गुण वृद्धि यण, इसके 4 उपभेद हैं। मतलब कि इसके 4 भेद है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, दीर्घ गुण वृद्धि यण।
अब दीर्घ संधि में देख लीजिए क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ से परे क्रमश ह्रस्व या दीर्घ अ ई आ उ आ जाए तो दोनों में मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। आ ई उ, इनका क्या बन जाएगा, आ ई उ बन जाएगा। आप इनको ध्यान से अच्छे से अपने आप भी स्टडी करना फ्रेंड, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप ये वर्ड उदाहरण देख लीजिए, अ जमा में अ क्या बन गया, आ। मत जमा में अनुसार मतलब कि मतानुसार, त में आ गया है। तो ये सारे वर्ड अच्छे से पढ़ लेना। ऐसे ई देख लीजिए मिलके क्या बना, ई मिलके क्या बना, ये देखिए ई मिलके क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। ऐसे अ मिलके आ बन गया, ए और आ मिलेगा तब भी आ बनेगा। मतलब कि जहाँ भी कोई भी आ है, छोटा बड़ा जो भी, सब मिलके आ बन जाएंगे, आ दीर्घ हो जाएगा। ऐसे ही ई में क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगी ई, कैसी भी तरह की मिलाए जाएँ आप। ओके फ्रेंड्स, अब सारे वर्ड अपने आप पढ़ लेना। ये ऐसे ऊ को देख लीजिए, उसमें भी यही है, ध्यान से। अब री को देखते हैं। री में क्या है, दीर्घ रूप री युक्त शब्द पी तृण हिंदी में प्रयोग में नहीं आते, ये हिंदी में प्रयोग में नहीं आते। गुण संधि में क्या होगा, अ और आ के आगे ई या ई, उ या उ, री स्वर आते हैं तो क्या बन जाएगा उनका दोनों का मिलके, ए ओ आर हो जाएगा। मतलब कि जहाँ पे अ के आगे क्या आएगा ई, तो क्या बन जाएगा ए, और आगे वाले का ओ, और उससे आगे वाले का अर। तो इस तरह से आप देख लीजिए इनका उदाहरण, अ जमा में ई क्या बन गया, ए, और अ जमा में बड़ी ई होगा तो भी ए बनेगा, और आ जमा में ई छोटी है तो भी ए बनेगा, और आ जमा में ई बड़ी है तब भी ए बनेगा, बड़ा ए, और ए जमा में ऊ है तो ओ बन जाएगा। इस तरह से आप इस सारे नियमों को पढ़ लेना, और जिनका संधि विच्छेद भी देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। अब वृद्धि संधि देख लीजिए। वृद्धि संधि में क्या होगा कि जो ह्रस्व अ या दीर्घ आ से परे ए या ए हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। अब ये देखिए, आपको इस तरह से मैं बता देती हूँ, एक जमा में एक का क्या बन गया, ए बन गया ना, ए, ये मात्रा लग गई है तो एक एक मतलब कि इसका क, इसके आगे जो ए आया उसका क्या बन गया, अ, यहाँ पे क में अ जुड़ा है, अ जमा में ए क्या बन गया, ए बन गया, बड़ा ए, मतलब दो मात्रा लग गई है। इस तरह से वर्ड पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ये सारे वही बताए गए हैं कि किस तरह से ए आ जमा में ओ मिलके कैसे बनेंगे। ये सारा आप इनको अच्छे से स्टडी करके देख लेना। एक मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे कि महा जमा में ऐश्वर्या है तो इसमें क्या बन गया, फिर भी ए ही बनेगा, जो मैंने आपको नियम बताया है उसी हिसाब से, जैसे महेश्वरी है। ओके फ्रेंड्स, अब यन संधि देख लीजिए। यन संधि में क्या होगा, यन संधि में आपका ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या बनेगा, ई का य हो जाएगा, और उ का व और री का र हो जाता है। अब जैसे देखिए ई जमा में आ मिला तो उसका क्या बन गया, य बन गया। ई और आ मिले तो या, और बड़ी ई और आ मिले तो या, और छोटी ई और ऊ मिले तो यू बन गया। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आप इनको समझ में लेना। जैसे कि आपको वर्ड बता देती हूँ, जैसे अति में छोटी ई की मात्रा है त में, ये देखिए छोटी की मात्रा क्या होती है, इधर की तरफ जो आती है त में लगी है ये, और यहाँ पे जो है अ है तो क्या मिल गया, अत्यधिक, मतलब कि इसका क्या बना, य बन गया। त आधे त के साथ क्या लग गया, य लग गया। ओके फ्रेंड्स, इस तरह आप इसको समझ लीजिएगा, सारे अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है और आपको बनाना आना चाहिए, तो आप अच्छे से कर लेंगे। ऐसे यू को ऊ को देखो, ऊ मिला तो ऊ की मात्रा बन जाएगी ऐसे। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखिए, ई के साथ ए मिला तो क्या बन गया, ये, मतलब मात्रा में य के साथ वही मात्रा लग जाएगी जो वर्ड आपके आगे होगा। ए है तो ए की मात्रा लग जाएगी, ऊ है तो ऊ की मात्रा लग जाएगी। इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे देखिए, री में क्या हो गया,
जहाँ पर री है, री जमा में आ, इसका रा बन गया। ओके फ्रेंड्स, जैसे पितृ री त के नीचे है और ये आ है तो क्या बन गया, कृतज्ञा, र की आवाज़ आ गई है। अब आगे इसको देखिए, नयन, नायक, पवन, नाविक, गायक, पावक, भावुक, ये शब्द जो है वो हिंदी में यौगिक व्युत्पन्न नहीं है वरन शब्द के रूप में व्यवहृत है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या आएगा, व्यंजन संधि। अभी हमने क्या करी है, स्वर संधि जिसके 4 रूप भेद थे। अब दूसरी क्या हो गई है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा, स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो विकार आ जाता है, व्यंजन ध्वनि से परे स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो विकार आ जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कैसे होती है, पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे, पहले वर्गीय मतलब कि जो वर्ग कवर्ग जो है उसका तीसरे वर्ग वर्ण में परिवर्तन। जैसे कि क है तो उसका क क्या बन गया, घ। जैसे आपने देखा ही है, क ख ग, इसमें 5 होते हैं एक कवर्ग में। जैसे तो ये पहले व्यंजन का किस में बन गया, तीसरे में परिवर्तन हो गया है। तो क्या बन गया, दिग्गज का दिग्गज हो गया है, क का ग बना दिया गया है। ऐसे ही वाक इसमें क का फिर से ग बन गया है, तो ये क्या होगा, व्यंजन संधि होगी। आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, पहले वर्गीय वर्ण के बाद न या म हो तो क्या होगा, अघोष स्पर्श व्यंजन का क्या हो जाएगा, 5वें वर्ण में। मतलब कि जैसे वक जमा में मैं है तो क का क्या बन जाएगा, क वर्ग में लास्ट में क्या आता है, अड़े आता है ना, 5वां वर्ण, तो इसमें परिवर्तित हो गया है। ओके फ्रेंड्स, ये इस तरह से संधि छेद होता है व्यंजन का। ऐसे त और द के बाद यदि ल आ जाए तो क्या होगा, त का द बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उत जमा में लेख, त का ल बन गया है, क्या बन गया है, ल। अगर उत जमा में लेख आया है तो उल्लेख, त का ल बन गया है। त या द इसमें बताया गया था, त या द के बाद ल आ जाए, यहाँ त के बाद ल आया है इसलिए त का ला बन गया है, आधा ला बन गया है। सॉरी फ्रेंड्स, आधा ला। ये देख लीजिए क्या बन गया, आधा ल, उल्लेख। तो इस तरह से व्यंजन संधि होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, त या द के बाद यदि क्या हो, ज झ हो तो त द ज में बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं, ज में। जैसे सत जमा में जन है तो त का क्या बन गया, ज बन गया। क्यों बना, क्योंकि त और द के बाद ज आया है यहाँ पे, और यहाँ पे झ आया नेक्स्ट वाले में तो भी ज बनेगा। ओके फ्रेंड्स, त या द के बाद ज या झ आने से उनका ज में बदल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर त और द के बाद यदि ट ड आ जाए तो क्या हो जाएगा, ट ड में बदल जाएगा। जैसे कि तत, त क्या बन गया, ट बन गया। सॉरी फ्रेंड्स, अगर त द के बाद श हो तो क्या होगा, च बन जाएगा और श का छ बन जाएगा। ये पहले भी उदाहरण हो चुका है, ये देख लीजिए। आप अच्छे से खुद पढ़ना। त और द के बाद यदि च या छ आ जाए तो क्या हो जाएगा, त द का च बनेगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि इनमें बना है। त द के बाद यदि ह आ जाए तो द और ह के स्थान पर थ आ जाएगा। ठीक है, त और द के स्थान पर क्या आ जाएगा, द और ह आ जाएगा, जैसे कि इसमें आया है। जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर च छ हो जाता है, आधा च और छ, इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुच्छेद। जैसे कि अनुच्छेद में आया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जब पहले पद के अंतिम वर्ण में म के आगे दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होगा, अंतस्थ, यानी कि य र ल में से कुछ भी आ जाए, उष्म में से कुछ भी आ जाए तो क्या बन जाएगा, उसका पंचम वर्ण
अथवा अनुस्वार हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट वाले में देखते हैं, सम जमा में गम, यानी कि म और फिर ग आया है तो इसका क्या बन गया, संचय, मतलब कि न लग गया है, पांचवा वर्ण बन गया है अंतस वाले का। ये देख लीजिए आप, या इनमें से कोई भी आया है, ये देखिए इसमें से सम जमा में गम, संगम, सम जमा में चय, यहाँ पे इस तरह से आपका पूरा हो गया। इसमें पूरा बोला गया है कि पहले पद के अंतिम वर्ण, पहला पद क्या है इसमें, अंतिम वर्ण क्या है इसका, म, उसके आगे दूसरा पद जो है वो अंतस में से आ जाए, मतलब कि अंतस व्यंजन में से आ जाए, तो क्या हो जाएगा, वो उसका पांचवा वर्ण बन जाएगा। जैसे कि इनमें बना है अनुस्वार में बदल जाएगा, मतलब बिंदी लग जाएगी उसके ऊपर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सारे वर्ड अच्छे से पढ़ लेना होल्ड करके। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ये देख लीजिए, थोड़ा देर में रुक जाती हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब पांचवा है, न का अणय कैसे होता है, री र श से परे ना का अणय हो जाता है। जैसे कि चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, श और स के व्यवधान से अणय नहीं होता। जैसे परि जमा में नाम, परिणाम, अणय बन गया ना इसका न का। राम जमा में अयन, तो इसका क्या बन गया, रामायण, अणय न का अणय बन गया, जहाँ भी न है मतलब उसका अणय बन जाएगा। दुर्जन, पर्यटन, रसना, अर्जुन, अर्चना, दर्शन, रतन में अणय नहीं होता है। स क, ये इसके अपवाद बताए गए हैं, स का श में परिवर्तित हो जाता है। देखिए श विधि, स के पहले आ से भिन्न स्वर हो तो स का श हो जाएगा, मतलब स के पहले ए या आ जाए तो, जैसे यहाँ पे स है और ये आ गया है तो अभिषेक, श षटकोण बन गया इसका। इसी तरह से अब आप नोट कर लीजिए, इसका एक अपवाद है, विस्मरणीय और अनुस्वार इसके अपवाद है। ओके फ्रेंड्स, अब विसर्ग संधि देख लीजिए। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, अगर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए तो विसर्ग में जो विकार होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि विसर्ग का ओ, विसर्ग के पूर्व यदि अ और बाद में अ अथवा तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या यर अलावा हो तो ओ हो जाता है। अब आगे इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मनः में ये विसर्ग आया है तो देखिए अ का क्या बन गया, ओ बन गया, मनोनुकूल। ओके फ्रेंड, इस तरह आप सारी इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। विसर्ग के पूर्व ए और आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो परे कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है, मतलब कि आधा र हो जाता है, इसके नीचे हलंत लग जाता है। जैसे कि नी में विसर्ग है, जमा आहार है तो इसमें आ आया है तो क्या हो गया, निराहार, तो रा हो गया। ऐसे ही नी जमा में धन तो निर्धन हो गया, र इसमें ऊपर आ गया है। अब विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो तो बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे कि निश्चल, मतलब कि विसर्ग की जगह श शलगम का आधा लगा दिया इसमें। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ ही गया होगा आपके, सारे वर्ड आप खुद पढ़ना। विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। अब विसर्ग के बाद त आया है तो विसर्ग का क्या बन गया, आधा सा बन गया, नमस्ते। ओके फ्रेंड्स, ये सारे इसी तरह के हैं। विसर्ग के पूर्व ई उ और बाद में क ख ट ठ प आ जाए तो, जैसे कि इसके ई आया है यहाँ पे नी में और यहाँ पे क आया है तो ये क्या बन गया, इसका षटकोण बन गया, निष्कलंक। ओके फ्रेंड्स, अब विसर्ग का लोप, विसर्ग कैसे हटता है, विसर्ग से पूर्व आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, मतलब पहले आ आया है उसके बाद कोई दूसरा स्वर आ गया है तो क्या हो जाएगा, अतएव, इसमें से विसर्ग हट के सीधा इसको ऐसे ही लिख देंगे। अगर उनके विपरीत अलग कोई भी स्वर आया है ए और आ के अलावा, और विसर्ग के बाद में र हो तो
तो क्या हो जाएगा, विसर्ग फिर भी लुप्त हो जाएगा, स्वर्ग दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि विसर्ग हट के क्या बन गया, नी का निरोग हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज हमारा संधि का चैप्टर, ये फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी पढ़ाई में मदद हो रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। ओके फ्रेंड्स, और तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।